नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एक्स्ट्रा क्लासेस में। आज हम सीड टेक्नोलॉजी विषय से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं। इन MCQ को हल करने का मतलब हमारा ये नहीं रहेगा कि सिर्फ एक सही उत्तर देख लिया और आगे बढ़ गए, बल्कि इसके जो चारों ऑप्शन हैं उनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, सीड अधिनियम यानी कि बीज अधिनियम जो सीड एक्ट था वो भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया। इसके ऑप्शन हैं 1963 ईस्वी में, या 1968 ईस्वी में, या 1966 ईस्वी में, या 1969 ईस्वी में। तो देखिए, जो सीड अधिनियम है भारतीय संसद द्वारा जो पारित किया गया था वो 1966 ईस्वी में पारित किया गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो ये प्रभावी रूप से कार्यरत जो हुआ था वो 1969 ईस्वी में से यह प्रभावी हुआ। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए था 1963 ईस्वी में जो NSC था, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, उसकी स्थापना करी गई थी। और जो अगला ऑप्शन था 1968 ईस्वी में, जो 1968 ईस्वी में जो था कि सीड रूल आया था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। जो हमारा अगला सवाल है, प्रजनक बीज जिसे कि ब्रीडर सीड कहते हैं के टैग पर कौन सा कलर रहता है। इसके ऑप्शन है सफ़ेद कलर, नीला कलर, सुनहरा पीला या बैंगनी। तो जो इसका सही जवाब है, जो ब्रीडर सीड होता है, जो प्रजनक बीज रहता है, इसके जो टैग पर जो कलर रहता है वो सुनहरा पीला, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जो हमारे अन्य ऑप्शन है, जैसे सफ़ेद कलर जो है वो फाउंडेशन सीड पर सफ़ेद कलर रहता है, और जो नीला रंग दिया हुआ है या नीला रंग जो सर्टिफाइड मतलब कि जो प्रमाणित सीड होता है उस पर नीला कलर रहता है, और जो बैंगनी कलर है वह रजिस्टर्ड सीड पर बैंगनी कलर का टैग रहता है। हमारा जो अगला सवाल ये है कि बीज की जीवन क्षमता मतलब कि सीड वेरिएबिलिटी जो होती है के परीक्षण हेतु सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है थायो यूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, या जो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, इसे TZ कहते हैं, और इथरेल। तो जो इसका सही जवाब है कि जो बीज सीड वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए जो हम रसायन का प्रयोग करते हैं वह रसायन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो समझते हैं अन्य जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में भी। जो थायो यूरिया है और जो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसे डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो इथेनॉल को प्रायः हम फलों को पकाने के लिए और गन्ने की वृद्धि के लिए इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, अगला सवाल जो हमारा है वो मक्का से है कि मक्का के आधार बीज उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक्करण दूरी मतलब कि आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इसके ऑप्शन हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 1000 मीटर। तो देखिए, जो इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस है, मक्का का जो आधार बीज उत्पादन करना हमको है उसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर की रखी जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो 400 मीटर है वो फाउंडेशन सीड के लिए डिस्टेंस रखा जाता है, और जो सर्टिफाइड सीड रहता है उसके लिए जो है ना 200 मीटर का डिस्टेंस रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ और ये भी है कि जो आइसोलेशन डिस्टेंस आखिर रखा क्यों जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए डिस्टेंस रखा जाता है, और फिजिकल जो प्योरिटी है उसे भी बैलेंस रखने के लिए ये डिस्टेंस रखा जाता है। और हमारा एक अगला ऑप्शन जो था कि 1000 मीटर जो है वो 1000 मीटर है। हाइब्रिड जो मेज रहता है उसका फाउंडेशन सीट का आइसोलेशन डिस्टेंस 1000 मीटर रखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल जो है वो गेहूं के प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड में न्यूनतम भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन है 90%, 95%, 98% या 99.9%। तो देखिए, जो गेहूं के सर्टिफाइड सीड में जो फिजिकल प्योरिटी रहनी चाहिए वो 98% की रहनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अधिकांश फसलों में 98% की फिजिकल प्योरिटी रहती है, और गाजर जैसी फसल में या जो प्योरिटी है 95% की हो जाती है। और जो हमारा ब्रीडर सीड की जेनेटिक जो प्योरिटी रहती है वो 99.9% रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रीडर सीड की जेनेटिक प्योरिटी कितनी रहती है तो 99.9%। अगर फिजिकल प्योरिटी पूछा जाए तो यहाँ पे 98% इसका सही जवाब था। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि ग्रो आउट टेस्ट मुख्य रूप से क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
इसके ऑप्शन हैं भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता या बीज ओज यानी कि सीड विगर या अंकुरण क्षमता। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, आनुवांशिक शुद्धता। देखिए ग्रो आउट टेस्ट हम करते कैसे हैं, पहले इसमें प्रायः खेत में पौधे को उगाकर उसकी आनुवांशिक शुद्धता चेक करी जाती है। अगर आपको फिजिकल प्योरिटी चेक करनी हो तो आप ट्रायल लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में ही फिजिकल प्योरिटी चेक कर सकते हैं। अच्छा, सीड जो बीज ओज है, बीज ओज क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि बीज को प्रतिकूल परिस्थितियों में रखने पर भी, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर बीज को उगाया जाए और तब भी वह अच्छा उत्पादन करे, उसमें जर्मिनेशन जो 100% रहे, वह संकर जो हाइब्रिड मतलब कि सीड ओज के अंतर्गत आ जाता है, बीज ओज के अंतर्गत आता है। अंकुरण क्षमता क्या रहती है? किसी बीज का जर्मिनेशन करने की क्षमता अंकुरण क्षमता कहलाती है। हमारा अगला सवाल ये है कि गेहूं में आपत्तिजनक खरपतवार। हाँ, एक चीज़ और समझने वाली यहाँ पे बात थी कि जो बीज ओज के लिए एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम भी आप याद रखिएगा। उस टेस्ट को कहते हैं एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट, ये याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। गेहूं में आपत्तिजनक खरपतवार यानी कि ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन सा है? जिसके बीज गेहूं में आसानी से मिल जाते हैं और इसे अलग करना बहुत ही मुश्किल रहता है। इसके ऑप्शन हैं आर्जीमोन मैक्सिकाना यानी कि सत्यानाशी, कॉर्नवाबुलस आर्वेंसिस यानी कि जो हिरनखुरी है, या एवेना फेजुआ यानी कि जंगली जई, या फाइलेरिस माइनर यानी कि गेहूं का मामा। देखिए जो गेहूं का मिमिक्री वीड रहता है वो है फाइलेरिस माइनर, और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ऑब्जेक्शनेबल वीड कौन सा है? तो इसका जो गेहूं का ऑब्जेक्शनेबल वीड है वो कॉर्नवाबुलस आर्वेंसिस यानी कि हिरनखुरी है, इसका सही जवाब है। देखिए जो आर्जीमोन मैक्सिकाना है वो सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है, या साइंटिफिक नेम जो आर्जीमोन मैक्सिकाना है वो सत्यानाशी का होता है। और जो हमारा सी ऑप्शन था एवेना फेचुआ यानी कि जंगली जई, ये जई का आपत्तिजनक खरपतवार है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। बीज का वास्तविक मान यानी कि रियल वैल्यू ऑफ सीड ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला इसका सही है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी पेपर में बार बार पूछा जाता है कि इसका सीड के रियल वैल्यू आखिर निकालते किस सूत्र से हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं अंकुरण जो प्रतिशत प्लस शुद्धता प्रतिशत बटे 100, या अंकुरण प्रतिशत गुणा शुद्धता प्रतिशत बटे 100, या शुद्धता प्रतिशत बटे अंकुरण प्रतिशत इंटू 100, या अंकुरण प्रतिशत माइनस शुद्धता प्रतिशत अपॉन 100। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है कि अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटे 100। देखिए रियल वैल्यू निकालते क्यों हैं कि ये जानने के लिए निकालते हैं कि बीज का आखिर कितना प्रतिशत जो है वास्तव में खेत में अंकुरित हुआ, इसीलिए रियल वैल्यू निकालते हैं। और यह जो है वो अंकुरण और शुद्धता दोनों पर ही निर्भर करती है बीज की रियल वैल्यू। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है कि जो वास्तविक मान रियल वैल्यू बीज की गुणवत्ता का अंतिम मानक है, यह अंकुरण और भौतिक शुद्धता के गुणनफल पर आधारित रहता है। नीचे इसका फार्मूला भी दिया गया है। देखिए हमारा अगला सवाल है ऑर्थोडॉक्स सीड्स की क्या विशेषता होती है? इसके जो ऑप्शन हैं कम नमी पर मर जाते हैं, या कम नमी तापमान पर सुरक्षित रहते हैं, या सुसुप्तावस्था बिल्कुल नहीं होती, या पानी के अंदर अंकुरित होते हैं। तो जो इसका सही जवाब है ऑर्थोडॉक्स सीड्स जो होते हैं कम नमी पर या कम तापमान पर सुरक्षित रहते हैं। देखिए ऑर्थोडॉक्स सीड्स के अंतर्गत जो सीरियल्स क्रॉप रहती हैं जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, इनका भी सुरक्षित रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए जैसे गेहूं, धान जैसे ऑर्थोडॉक्स बीजों को 5 से 10% नमी पर लंबे समय तक रखा जा सकता है। जो मैंने बताया ना कि सीरियल्स क्रॉप के अंतर्गत आते हैं ये बीज। और ये भी है जो कम नमी पर सुरक्षित नहीं रह पाते हैं यानी कि मर जाते हैं, जैसे फलों के बीज हो गए या सब्जियों के बीज हो गए, उन्हें रिकैल्सिट्रेंट सीड कहते हैं, मतलब कि जो कम नमी पर मर जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आलू में जो सीड प्लॉट टेक्निक का विकास किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर बी पाल, डॉक्टर रामानुजन, डॉक्टर पुष्कर नाथ, या डॉक्टर नारवनी बोरलाग। तो देखिए आलू में जो सीड प्लॉट टेक्निक आखिर प्रयोग क्यों करी गई थी? देखिए आलू में वायरस का अटैक ज़्यादा रहता है, इसलिए वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने के लिए प्रायः आलू में सीड प्लॉट टेक्निक का प्रयोग किया गया। जो इसको प्रयोग किसने किया था? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर पुष्कर नाथ, इन्होंने ही आलू में सीड प्लॉट टेक्निक का विकास किया। तो इसका विकास किया कब था? 1967 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
जो डॉक्टर हमारा ऑप्शन ए था डॉक्टर बीपी पाल। तो डॉक्टर बीपी पाल हैं वो आईसीआर के प्रथम निर्देशक यानी कि फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर कौन है? डॉक्टर बीपी पाल। और जो अगला ऑप्शन था डॉक्टर रामानुजन। ये डॉक्टर रामानुजन है वो आलू में टीपीएस पद्धति यानी कि ट्रू पोटैटो सीड के जनक कहे जाते हैं। और हमारा जो अगला ऑप्शन था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इसमें जो सीड प्लॉट टेक्निक और टीपीएस है, इनके नाम जो इनके विकास करने वाले वैज्ञानिक हैं, इनके नाम बहुत ही कन्फ्यूजन रहते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है, अनाज वाली फसलों के बीजों को सुरक्षित रखने के लिए कितना जो भंडारण हेतु नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन हैं 6 से 8% या 10 से 12% या 14 से 16% या 2 से 4%। तो देखिए जो अनाज वाली फसलें यानी कि सीरियल्स क्रॉप रहती हैं, उनके स्टोरेज है जो मॉइस्चर का परसेंटेज कितना रहना चाहिए? तो जो अनाज वाली फसलें हैं उनके लिए 10 से 12% का मॉइस्चर सुरक्षित रहता है। जो 6 से 8% जो हमारा ऑप्शन नंबर ए था, वो ऑयल सीड जो क्रॉप रहते हैं यानी कि जो तिलहनी फसलें हैं, उनके स्टोरेज के लिए टेम्परेचर सुरक्षित है ये। और 14 से 16 जो है टेम्परेचर जो दिया हुआ यहाँ पे है, इस टेम्परेचर पर जो फंगल का इन्फेक्शन ज़्यादा क्रॉप में हो जाता है। और 2 से 4 जो प्रतिशत दिया हुआ है, इस पे जो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण है वो एवॉर्ड कर जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी दी हुई है कि अनाज के बीजों को 10 से 12% नमी पर सुरक्षित रखते हैं। 6 से 8% जो ऑयल सीड फसलों के लिए, 14 से 16% फफूंदी लगने का खतरा ज़्यादा रहता है, 2 से 4 जो है वो भ्रूण की मृत्यु का खतरा ज़्यादा रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड जो है वो किसकी संतति यानी कि किसकी प्रोजनी कही जाती है? तो इसके ऑप्शन है फाउंडेशन सीड या न्यूक्लियस सीड या ब्रीडर सीड या रजिस्टर्ड सीड। तो देखिए जो सर्टिफाइड सीड्स यानी कि जो प्रोजनी है सर्टिफाइड सीड, वो फाउंडेशन सीड की प्रोजनी कही जाती हैं। फाउंडेशन सीड को एक अलग नाम से जानते हैं मदर सीड। अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्लासेस ऑफ सीड्स हैं यानी कि जो क्लास कौन कौन सी हैं, न्यूक्लियर सीड है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, रजिस्टर्ड सीड है, सर्टिफाइड सीड है, तो आपसे पूछा जाए कि इन जो क्लासेस में से मदर सीड कौन सा है, तो आपका जवाब रहेगा फाउंडेशन सीड। यहाँ पे भी सर्टिफाइड सीड की प्रोजनी कौन सी हुई? फाउंडेशन सीड। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आधार बीज यानी कि फाउंडेशन सीड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है मदर सीड, न्यूक्लियस सीड, इलीट सीड या हाइब्रिड सीड। तो देखिए अभी मैंने बताया कि फाउंडेशन सीड को मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। न्यूक्लियस सीड को प्रारंभिक बीज कहा जाता है। और जो हाइब्रिड सीड दिया हुआ है, ये 2 लाइन के संक्रमण से यानी कि 2 पेरेंट्स जो हैं उनके संक्रमण से जो बीज प्राप्त होता है, इसे हम F1 कहते हैं, वही हाइब्रिड सीड रहता है। देखिए आधार बीज को मदर सीड कहा जाता है क्योंकि यह प्रमाणित बीज का उत्पादन करने का एकमात्र स्रोत है। न्यूक्लियस सबसे प्रारंभिक बीज है। हाइब्रिड 2 पैतृक लाइनों यानी कि ए और बी, जैसे हम मान लें 2 लाइन ए और बी हैं, इनका क्रॉस करके हमें जो F1 प्राप्त हो, वही F1 जो रहता है वही मदर सीड रहता है। हमारा जो अगला सवाल है, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी या बेंगलुरु। तो जो इसका सही जवाब है यानी कि सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो हमारी है वो बनारस में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा नई दिल्ली में क्या है? तो नई दिल्ली में IARI मतलब IARI नई दिल्ली में है, ICAR नई दिल्ली में है, और जो है वो NBPGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी आपका नई दिल्ली में है। आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद में क्या है, तो आपका जो सही जवाब रहेगा हैदराबाद में बीज अनुसंधान निषेधालय जो है वो हैदराबाद में है। और जो हमारा अगला ऑप्शन था बेंगलुरु में क्या है? IIHR यानी कि जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो उसका अनुसंधान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च जो है वो बेंगलोर में है। अच्छा बेंगलोर में किस स्थान पर है? तो हैसरगट्टा नामक स्थान पर जो IIHR है। देखिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल जो है कि बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है पार्थिनोकार्पी या एपोमिक्सिस या क्लोनिंग या एम्पेमिक्सिस। तो देखिए जो बिना निषेचन के जो बीज बनने की प्रक्रिया है उसे एपोमिक्सिस कहा जाता है।
इसका ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया, तो बिना निषेचन के जो फल बनने की क्रिया है वो पार्थिनोकार्पी कही जाती है। एम्फीमिक्सिस क्या होता है कि जो सामान्यतः लैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। क्लोनिंग क्या होता है, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक हिस्सा रहता है। क्लोन का मतलब ये रहता है कि जब पौधा अपने मात्र पौधे के समान हो, उसी को क्लोन कहा जाता है, या वानस्पतिक प्रवर्धन का एक प्रमुख हिस्सा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण एपोमिक्सिस कहलाता है। पार्थिनोकार्पी जो है बिना निषेचन के फल बनना, और एम्फीमिक्सिस सामान्यतः लैंगिक जनन का एक पार्ट है। हमारा जो अगला प्रश्न है, कठोर बीज आवरण के कारण होने वाली डॉर्मेंसी को क्या कहते हैं? शारीरिक यानी कि फिजियोलॉजिकल, या मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि आकार की, या भौतिकी, या द्वितीयक। तो देखिए जो कठोर बीज आवरण के कारण जो डॉर्मेंसी उत्पन्न होती है उसे फिजिकल प्योरिटी कहा जाता है। अच्छा, ये जो कठोर बीज आवरण के कारण कैसे उत्पन्न हो जाती है? जैसे जब बीज आवरण आपका कठोर हो गया तो पानी और हवा का तो अभाव हो जाएगा ना, इसी कारण यह जो सुसुप्तावस्था पौधे के बीज के अंदर आ जाती है। तो इसे हम आखिर दूर कैसे करेंगे? तो इस डॉर्मेंसी को दूर करने के लिए प्राय हम खरोच कर इसे दूर कर सकते हैं। अच्छा, ये खरोचने की प्रक्रिया कहलाती क्या है? ये खरोचने की प्रक्रिया जो है वो स्कैरिफिकेशन कहलाती है। समझ में आया आपको? स्कैरिफिकेशन आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल प्योरिटी को जब हम दूर करने के लिए, जब हम खरोच कर इस प्योरिटी को दूर करें जब हम, तो ये खरोचने की प्रक्रिया ही स्कैरिफिकेशन कहलाती है। देखिए, जब आवरण पानी या हवा को अंदर नहीं जाने जब आवरण पानी या हवा को अंदर नहीं जाने देता तो इसे भौतिक सुसुप्तावस्था कहते हैं। इसे खरोच कर यानी कि स्कैरिफिकेशन द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। हमारा अगला जो सवाल है, गेहूं के बीज की न्यूनतम अंकुरण क्षमता यानी कि जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है वो प्रमाणीकरण के लिए कितनी होनी चाहिए? इसके ऑप्शन है 75%, 85%, या 80%, या 90%। तो देखिए जो इसका जो गेहूं के लिए जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए कितनी होनी चाहिए? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 85%। देखिए गेहूं के साथ साथ आप गेहूं, जौ, चना, इन सब की जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो भी 85% ही है। अच्छा, धान के लिए कितनी है जर्मिनेशन कैपेसिटी? वो है 75%। और अगर आपसे पूछा जाए कि मक्के के लिए कितनी है, तो मक्के के लिए जो है वो 90% की जर्मिनेशन कैपेसिटी है। हमारा जो अगला सवाल है वो है बीज निगम से लिया गया है। जैसे राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो NSC है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? इसके ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, या 1963 ईस्वी में, या 1966 ईस्वी में, या 1969 ईस्वी में। तो जो इसका NSC मैंने पहले भी बताया था, आपका शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था इससे संबंधित जो था, इसका जो सही जवाब है NSC की स्थापना 1963 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, यहाँ पे 1966 भी दिया गया है। 1966 ईस्वी में राष्ट्रीय बीज अधिनियम आया, और जो 1969 ईस्वी से पूरे देश में लागू हुआ। हम बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत में बीज प्रमाणीकरण जो है, सीड सर्टिफिकेशन की प्रकृति कैसी है? अनिवार्य है, या सभी के लिए जैसे अनिवार्य है, या कोई स्वैच्छिक तरीके से, मतलब या स्वैच्छिक है सीड सर्टिफिकेशन, या प्रतिबंधित है, या आंशिक अनिवार्य है? तो जो इसका सही जवाब है यानी कि जो सीड सर्टिफिकेशन की जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है वो स्वैच्छिक है, यानी कि इसका सही जवाब जो है वो स्वैच्छिक है। मगर प्रमाणीकरण तो स्वैच्छिक है, लेकिन सत्यता के लिए आपको एक लेवल ज़रूरी ही चाहिए रहेगा। इसलिए कहते हैं कि एक ट्रुथफुल लेवल होना बिल्कुल ज़रूरी है इसके लिए। देखिए, भारत में प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है, लेकिन सत्यता का लेवल जो ट्रुथफुल लेवलिंग है लगाना अनिवार्य रहता है इसमें है, आप ये याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज ओज परीक्षण यानी कि सीड विगर टेस्ट का एक उदाहरण है? विगर, सीड विगर होता क्या है? सीड को विपरीत परिस्थितियों में भी उगाएं और वह जर्मिनेशन जो उसमें 100% जर्मिनेशन रहे, इसे ही सीड विगर कहते हैं। इसके लिए कौन सा एक टेस्ट प्रयोग करते हैं? यहाँ पे टेट्राजोलियम टेस्ट दिया गया है, ग्रो आउट टेस्ट दिया गया है, या अंकुरण परीक्षण दिया गया है, या त्वरित काल परीक्षण दिया गया है? तो जो इसका सही जवाब है त्वरित काल जो प्रभावन है वही इसके लिए प्रयोग करते हैं।
इसे एसिलरेटेड एजिंग टेस्ट भी कहा जाता है। जो ऑप्शन ए था टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट का प्रयोग बीज की जीवन क्षमता यानी कि वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो ग्रो आउट टेस्ट है, ग्रो आउट टेस्ट जो है वो जेनेटिक प्योरिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। इन परीक्षणों में से आपका परीक्षा में कोई ना कोई परीक्षण पूछ जरूर लेते हैं। और टेट्राजोलियम परीक्षण ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आप मान के चलिए। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि वीट मतलब गेहूं की फसल में बीज गुणन क्षमता यानी कि सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना होता है। इसके ऑप्शन है 1:10 या 1:20 या 1:80 या 1:200। तो देखिए जब गेहूं की फसल में सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1:20 इसका सही जवाब है। अच्छा, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता क्या है? अब हम मान सकते हैं कि एक बीज से यानी कि इसका 1:20 का मतलब क्या हुआ, हमने खेत में एक बीज बोया और हमें 20 बीज प्राप्त हुए। मतलब कि एक बीज से कितने बीज प्राप्त हो रहे हैं, यही उसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है। जैसे हमने खेत में 1 किलो बीज बो दिया, हमें 100 किलो बीज प्राप्त हो गया, तो इसका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना हुआ, 1:100। समझ में आया इतनी बात? और यहाँ पे जो 1:10 है वो मूंगफली का सीड SMR रेशियो है। 1:80 जो था वो मक्के का SMR रेशियो है। और 1:200 ये बाजरे का SMR रेशियो है। हमारा जो अगला सवाल है वो है परिपक्व बीज का भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म जो है वो गुणसूत्रों की दृष्टि से कैसा है, अगुणित है या द्विगुणित है या त्रिगुणित है या चतुर्गुणित है। तो जो इंडोस्पर्म होता है वो प्रायः त्रिगुणित होता है यानी कि 3n होता है। अच्छा, अगुणित n क्या होता है? जो हैप्लॉइड सेल्स रहती हैं वो n से डिनोट करी जाती हैं और जो सोमेटिक सेल्स रहती हैं वो 2n से डिनोट करी जाती हैं। और जो 4n है इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फ्लावर के अंदर कौन सा पार्ट, जैसे फ्लावर में कौन कौन से पार्ट रहते हैं, कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, मुख्यतः फ्लावर के ये 4 ही पार्ट हो गए। आपसे पूछा जाए कि इसमें से सोमेटिक सेल्स कौन सी हैं और हैप्लॉइड सेल्स कौन सी हैं, तो आपका जवाब रहेगा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यानी कि एंथर और गाइनोसियम, इनको छोड़कर बाकी जो कैलिक्स और कैरोला होते हैं ये सोमेटिक पार्ट्स हैं। एंथर और जो गाइनोसियम हो गया वो हैप्लॉइड पार्ट हो गया। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो है ठंडे उपचार यानी कि चिलिंग ट्रीटमेंट द्वारा बीज की जो डोरमेंसी तोड़ने को क्या कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि अगर भौतिकी द्वारा तोड़ें तो उसे स्कैरिफिकेशन यानी कि खरोचना कहते हैं। अब यहाँ पे चिलिंग ट्रीटमेंट द्वारा पूछा गया है तो इसका सही जवाब क्या हुआ? इसका सही जवाब जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन हो गया यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन इसका जो बिल्कुल सही जवाब है। स्कैरिफिकेशन फिजिकल द्वारा तोड़ना। अच्छा, बसंतीकरण क्या होता है? बसंतीकरण मतलब इसको इंग्लिश में वर्नलाइजेशन कहते हैं। इसका मेन मतलब ये है कि फ्लावरिंग के लिए फ्लावरिंग को प्रेरित करने के लिए प्रायः पौधे को कम तापमान में रखना या कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक भी रखा जा सकता है। इसके लिए मोस्टली टेम्परेचर कितना रहता है? 0 से 5 डिग्री या 10 डिग्री सेल्सियस तक भी रख सकते हैं। निर्जमीकरण क्या रहता है कि सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट ही कर देना या निर्जमीकरण यानी कि स्टरलाइजेशन कहलाता है। जो हमारा अगला सवाल है वो है सरसों के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है यानी कि ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ मस्टर्ड कौन सा है। इसके ऑप्शन हैं हमारे पास में कस्कुटा हो गया, बथुआ हो गया, सत्यानाशी यानी कि आर्जिमोन मैक्सिकाना या ओरोबंकी। तो देखिए जो सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है वो आर्जिमोन मैक्सिकाना यानी कि सत्यानाशी है। इसके लिए एक चीज़ और भी है कि अगर सत्यानाशी के बीज सरसों के बीजों में मिल गए और इनका तेल का जो सेवन मनुष्य ने कर लिया तो उसके अंदर एक ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाती है। तो देखिए जो कस्कुटा है, कस्कुटा यानी कि अमरवेल, या अमरवेल क्या है? या पूर्ण तना परजीवी है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। और आपसे पूछा जाए कि ये जो ओरोबंकी है, ओरोबंकी क्या है? ये टोटल रूट पैरासाइट यानी कि पूर्ण जड़ परजीवी है। हमने पूर्ण जड़ और पूर्ण तना तो पढ़ लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट कौन है, तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट लोरंथस है। आपसे पूछा जाए कि पार्शियल रूट पैरासाइट कौन है, तो स्ट्राइगा है। इसके लिए एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, CLOS यानी कि C फॉर कस्कुटा, लोरंथस, ओरोबंकी, स्ट्राइगा यानी कि C टोटल स्टेम पैरासाइट,
पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रजनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड की आनुवांशिक शुद्धता यानी कि जेनेटिक प्योरिटी जो है वो कितनी रहती है? 90% की 99.5% या 99% या 100%? तो देखिए जो ब्रीडर सीड होता है उसकी जेनेटिक प्योरिटी जो रहती है वो 100% ही रहती है। अच्छा, जेनेटिक प्योरिटी चेक कैसे करते हैं? फसल को खेत में उगाकर जेनेटिक प्योरिटी चेक करी जाती है। और जेनेटिक प्योरिटी होती क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर कितनी है, ये भी जेनेटिक, अगर 100% हो गया, जैसे 100% जर्मिनेशन पौधे का हुआ भी, तो हमें मानते हैं कि इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित है। और फिजिकल प्योरिटी कैसे चेक करते हैं? फिजिकल प्योरिटी पर प्रयोगशाला में चेक करी जाती है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो सीड प्रोसेसिंग यानी कि बीज प्रसंस्करण से लिया गया है। मतलब सीड प्रोसेसिंग का हमारा पहला स्टेप कौन सा है? पहला है, इसमें ऑप्शन है क्लीनिंग या ड्राइंग या ग्रेडिंग या सीड ट्रीटमेंट। तो देखिए जो सीड प्रोसेसिंग का हमारा जो पहला स्टेप है वो है ड्राइंग। अच्छा, इसके स्टेप भी समझ लेते हैं। पहले कौन सा स्टेप हो गया? ड्राइंग। दूसरा हो गया क्लीनिंग, फिर अगला हो गया ग्रेडिंग, फिर सीड टेस्टिंग, फिर बैगिंग, फिर स्टोरेज। एक बार और समझ लेते हैं। पहला स्टेप है ड्राइंग, फिर क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सीड टेस्टिंग, बैगिंग, स्टोरेज। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए? अच्छा, आइसोलेशन मैंने बताया था, यहाँ पे फिर समझ लेते हैं। आइसोलेशन इसलिए रखी जाती है कि उसमें आनुवांशिक शुद्धता बनी रहे और फिजिकल प्योरिटी भी उसके अंदर सुरक्षित रहे बीज के अंदर, इसीलिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है। यहाँ पर सर्टिफाइड सीड के लिए पूछा गया है बाजरे में। इसके ऑप्शन है 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। तो जो इसका सही जवाब हुआ, इसका सही जवाब है 200 मीटर। बाजरे के लिए प्रमाणित सीड की पृथक्करण दूरी 200 मीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समझते हैं यहाँ पे बाजरा एक परपरागित फसल है यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसलिए प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर और आधार बीज के लिए कितना 400 मीटर की दूरी रखी जाती है। यहाँ पे कुछ और जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिखे हुए हैं यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस। इसमें से आप टमाटो का याद कर लीजिएगा। टमाटो का देखिए फाउंडेशन सीड के लिए 50 मीटर रखते हैं एंड सर्टिफाइड के लिए 25 मीटर रखते हैं। ओकरा का भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि ओकरा का सर्टिफाइड सीड का कितना दूरी रखते हैं। तो यहाँ पे 200 मीटर हो गया, 400 मीटर हो गया इसके फाउंडेशन सीड के लिए। कैरेट का भी इम्पॉर्टेंट है, 100 मीटर हो गया फाउंडेशन सीड के लिए, 800 मीटर हो गया सर्टिफाइड सीड के लिए। कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड नोल खोल का भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 1600 हो गया फाउंडेशन सीड का, 1000 हो गया सर्टिफाइड सीड का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो है पंजीकृत बीज यानी कि रजिस्टर्ड सीड जो है के टैग पर कौन सा कलर रहता है? इसके ऑप्शन है अजर ब्लू, सफ़ेद, बैंगनी या हरा। तो देखिए जो रजिस्टर्ड सीड रहता है उसके टैग पर जो कलर रहता है, कलर कौन सा रहता है? बैंगनी कलर का टैग रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अजर ब्लू जो है वो सर्टिफाइड सीड पर रहता है। जो सफ़ेद कलर का जो टैग है वो फाउंडेशन सीड पर रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हरा जो है, एजोला ग्रीन जो रहता है वो ट्रुथफुल लेवल सीड, एक प्रकार का बीज रहता है, उस पर ट्रुथफुल लेवल सीड पे हरे रंग का टैग रहता है। हमारा जो अगला सवाल है वो है TZ परीक्षण में जीवित ऊतक किस रंग में बदल जाते हैं? ये क्वेश्चन आपका स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन है नीला, लाल या गुलाबी या काला या पीला। तो देखिए जो TZ परीक्षण यानी कि टेट्राजोलियम परीक्षण, पहली बात तो होता किस लिए है? सीड वेरिएबिलिटी यानी कि बीज की जीवन क्षमता निकालने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। और इसमें जो कलर हमें प्राप्त होता है वो कलर हमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाल या गुलाबी प्राप्त होता है। चलिए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जीवित कोशिकाएं जो होती हैं TZ रसायन से प्रतिक्रिया करके लाल रंग का फार्माजीन यानी कि फार्माजीन बनाती हैं या श्वसन क्रिया के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे आपको कलर भी याद रखने वाला है और जो ये उत्पाद बनता है फार्माजीन, ये भी आप याद रखिएगा। हमारा जो अंतिम सवाल है वो है
आदर्श बीज के लिए जो सत्यता का लेवल यानी कि ट्रुथफुल लेवल जो रहता है किस कलर का रहता है, ओपल ग्रीन या गहरा नीला या पीला या सफ़ेद। तो देखिए जो आदर्श बीज रहता है उसके लिए जो सीड का टैग का कलर रहता है कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ओपल ग्रीन। आदर्श बीज के लिए ओपल ग्रीन कलर का जो टैग रहता है। हमारी ये 30 MCQ की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। अगर इस क्लास की आपको PDF भी चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, हम अपने टेलीग्राम की लिंक वीडियो में पिन कर देंगे, आप उस पर आपको PDF वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए टेबल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि क्लासेस ऑफ सीड क्या हैं, इसकी प्योरिटी कितनी रहती है, टैग साइज कितना है, टैग का कलर कितना है। तो देखिए जो हमारा पहला बीज है न्यूक्लियस सीड, इसमें कोई कलर का टैग नहीं रहता है और इसमें फिजिकल प्योरिटी 100% रहती है, जेनेटिक प्योरिटी 100% रहती है। इसका जब टैग नहीं है तो फिर टैग का साइज भी कोई नहीं है। हमारा दूसरा सीड है ब्रीडर सीड, इस पे जो टैग कलर रहता है वो गोल्डन येलो कलर का टैग कलर रहता है। इसमें फिजिकल प्योरिटी कितनी 100%, जेनेटिक प्योरिटी 100% और जो इसका टैग साइज़ रहता है वो 12x6 सेंटीमीटर का इसका टैग साइज़ है। और जो अगला हमारा बीज है फाउंडेशन सीड, इस पे सफ़ेद कलर का टैग रहता है और इसमें जो फिजिकल प्योरिटी 99.5% की और जेनेटिक प्योरिटी भी 99.5% की और इसका जो टैग साइज़ रहता है वो 15x7.5 सेंटीमीटर का टैग साइज़ रहता है। और जो हमारा अगला बीज है रजिस्टर्ड सीड, इस पे पर्पल कलर का जो टैग कलर रहता है और फिजिकल प्योरिटी 96 से 98% की रहती है। जेनेटिक प्योरिटी टैग साइज़ जो है वो 15 से 7.5 का रहता है सेंटीमीटर का। और जो सर्टिफाइड सीड है उसका टैग कलर जो है वो अदर ब्लू कलर का रहता है। अच्छा रजिस्टर्ड सीड की जेनेटिक प्योरिटी यहाँ पे मेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका उत्पादन जो हमारे भारत में नहीं होता है। रजिस्टर्ड सीड जो है इस पर अदर ब्लू कलर का टैग कलर रहता है, फिजिकल प्योरिटी 96 से 98% की, जेनेटिक प्योरिटी 99% की और टैग जो साइज़ रहता है वो 15 से 7.5 सेंटीमीटर का। और जो ट्रुथफुल लेवल सीड रहता है यानी कि आदर्श बीज जो रहता है उस पर टैग जो कलर है वो ओपल ग्रीन कलर का, फिजिकल प्योरिटी जो है वो 96 से 98% की, जेनेटिक प्योरिटी 99% की और जो इसका टैग का साइज़ रहता है वो 15x10 सेंटीमीटर का। देखिए आपको सिर्फ ब्रीडर सीड का आप याद रख लीजिए टैग साइज जो 12x6, बाकी फाउंडेशन रजिस्टर्ड सर्टिफाइड इन तीनों का 15x7.5 सेंटीमीटर का और ट्रुथफुल लेवल का 15x10 सेंटीमीटर का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कमेंट में बताइए कि आपको अगली जो क्लास है वो किस मतलब सब्जेक्ट पे चाहिए। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।